नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बांग्लादेश में 5.7 भूकंप, 3 मौतें, क्रिकेट मैच भी रोका गया। चीन जापान तनाव से इंडियन सी फूड की मांग बढ़ी, शेयर उछले। ट्रंप बोले 350% टैरिफ पर मोदी ने फोन कर स्थिति संभाली। ब्राजील COP30 हॉल में आग, 13 घायल, भारतीय मंत्री मौजूद थे। पाकिस्तान बना रहा समंदर में नया आइलैंड, 25 तेल कुएं खोदेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने तिरुपति मंदिर में पूजा और विशेष प्रार्थना की। नेहरू आर्काइव हुआ लाइव, इसमें पूर्व पीएम से जुड़े दस्तावेज, तस्वीरें। राहुल बोले यह भारत की सोच का रिकॉर्ड। रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, संजय भंडारी मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान से भेजे 40 बम बनाने वाले वीडियो मिलने का खुलासा। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, AQI 506 दर्ज हुआ। SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, कई राज्यों ने प्रक्रिया रोकने की मांग की। ममता बनर्जी ने SIR को खतरनाक कहा और चुनाव आयोग को पत्र भेजा। CJI गवई बोले बौद्ध हूं पर सेक्युलर, आज आखिरी वर्किंग डे। हरियाणा में PM CM पोस्टरों पर कालीख, यूथ कांग्रेस का विरोध। उत्तराखंड में सी बकथॉर्न उत्पादन बढ़ा, 5000 लीटर पल्प तैयार। MP में ठंड तेज, पचमढ़ी में पारा 5.8 डिग्री पहुंचा। जगदीप धनखड़ भोपाल पहुंचे, मनमोहन वैद्य की किताब लॉन्च की। भोपाल मॉल में शॉर्ट सर्किट से आग, बड़ा हादसा टला। जुबिन नौटियाल इंदौर पहुंचे, महाकाल से टूर का आशीर्वाद लिया। इंदौर MGM में रैगिंग आरोप, फर्स्ट ईयर छात्रों ने शिकायत की। विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। CM मोहन यादव ने उनके योगदान को याद किया। विधानसभा अध्यक्ष ने जयंती पर सम्मान देने की नई परंपरा शुरू की। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पूर्व मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि उनका कार्यकाल भले ही छोटा रहा हो, लेकिन आज़ादी से पहले वे एक रियासत के राजा थे और बाद में 2 बार विधायक भी बने। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्व मुख्यमंत्रियों और पूर्व विधानसभा अध्यक्षों की जयंती पर श्रद्धांजलि देने की नई व्यवस्था की शुरुआत की। आज विधानसभा में हमारे स्वर्गीय नरेश चंद्र जी मुख्यमंत्री के नाते से, यद्यपि उनकी कार्यकाल की अवधि छोटी रही है, लेकिन आज़ादी के पहले से सारंगढ़ रियासत के शासक और अपने बाद के आज़ादी के बाद रियासत के विलीनीकरण के बाद भी विधायक 2 बार लगातार रहे। मेरी अपनी ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी, और हमारी जो परंपरा माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो डाली है कि यहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उनकी जयंती मनाना, ऐसे में आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे राज्य के रहे उनको स्मरण करते हुए हमारे लिए भी एक गर्व की बात है कि आदिवासी अंचल के व्यक्ति भी लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पद पे अपने दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी, विधानसभा के PS सहित सारे अधिकारियों को भी इस अवसर पर इस आयोजन के साथ साथ सबकी स्मृतियों को स्मरण कराने के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और राज्य के विकास के लिए किए गए प्रत्येक वर्ग के इस प्रकार के इतिहास को, अतीत को याद रखना, ये हमारे लिए एक सुखद स्मृति भी है और मुझे लगता है दस्तावेजीकरण में भी इसका बड़ा महत्व रहेगा। आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर वर्ग के लोगों का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उस सिलसिले में ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से आज़ादी के बाद हमारा सभी प्रकार का, सब वर्गों को साथ लेके चलने का ये अनूठा और लेकिन बेहतरीन लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मेरी अपनी ओर से बधाई। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में CM मोहन यादव ने फेड एक्सपो 2025 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। MSME और स्टार्टअप पर फोकस, प्रदेश को अब तक 8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फेड एक्सपो 2025 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।
एक्सपो में एमएसएमई, वेंडर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड और स्टार्टअप प्रमोशन पर फोकस रखा गया है। सीएम ने कहा, इंडस्ट्री के बिना विकास अधूरा है और नवाचार से ही उद्योग आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम में देश विदेश के उद्योगपति शामिल हुए। प्रदेश को अब तक 8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें 6 लाख करोड़ के उद्योग जमीन पर उतर चुके हैं। आने वाले समय में बड़े निवेश कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये हमारा अद्भुत प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश का आज विदेश में भी रसिया, ओमान, ताइवान इत्यादि स्थान के प्रमुख सरकार और उनके साथ जुड़े हुए उद्योगपतियों के माध्यम से मध्य प्रदेश का परस्पर संबंध हमारे देश के नाते से व्यापार व्यवसाय बढ़े, ऐसी कई सारी सेक्टर में बड़ी संभावना है। मैं माननीय दीपक जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से मध्य प्रदेश की फेडरेशन ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से विविध प्रकार के व्यापार व्यवसाय की संभावनाओं पर यह बड़ा आयोजन किया है। अलग अलग इंडस्ट्री के उत्पाद का भी यहाँ प्रदर्शन किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, हमारे अपने नई प्रतिभाओं के लिए स्टार्टअप का मौका देकर उनके लिए भी मौका दिया, मंच दिया है। मध्य प्रदेश सरकार का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऐसे सारे कामों की सराहना भी करता है और फेडरेशन के साथ भविष्य में हम जुड़ करके भी उसमें और काम करेंगे। आज मैंने भोपाल में इनके सबके साथ ही कार्यक्रम का 2 दिवसीय आयोजन में शामिल हुआ हूँ। कल हैदराबाद जाकर के वहाँ भी पुनः उद्योगपतियों से व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए, राज्य को लगातार आगे बढ़ाने का जो हमारा संकल्प है, हम उसके प्रति प्रतिबद्ध भी हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि इसी सब कामों से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे तो हमारी बेरोजगार या क्षमतावान युवाओं को भी मौका मिलेगा। समृद्धि आएगी तो गरीबी दूर होगी। युवा, महिला, किसान सबकी समृद्धि के लिए अभियान लगातार चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन की बधाई। बिहार चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन दिया। आरोप लगाया कि सरकार ने आचार संहिता के दौरान महिलाओं को 10,000 रुपए देकर चुनाव प्रभावित किया है। बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब बयानबाजी तेज हो गई है। भोपाल में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा दोपहर 1 बजे निर्वाचन आयोग पहुंचे और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि बिहार में सरकार ने आचार संहिता के दौरान महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालकर नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने मांग की कि यदि सरकार ऐसा कर सकती है तो विपक्ष को भी चुनाव में पैसे बांटने की अनुमति मिलनी चाहिए। आज ये ज्ञापन हमने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी के लिए दिया है, मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव पदाधिकारी संजू झा जी के थ्रू। और इसमें ये कहा है, हमने ये मांग की है कि बिहार चुनाव हुआ तो 10,000 रुपये पर महिला इन्होंने बांट दिए और आचार संहिता में बांट दिए। उसके अलावा आजीविका मिशन केंद्र सरकार से पैसे बांट दिए आचार संहिता में। यही चीज़ हुई महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था कि ये 1,200 रुपये इन्होंने चुनाव के समय बांट दिए और इस तरह से चुनाव को प्रभावित किया। इसलिए ये मांग है हमारी कि ऐसा चुनाव आयोग ऐसा नियम बनाए कि अपोजिशन पार्टी, कोई भी अपोजिशन पार्टी हो, और जो कैंडिडेट हैं वो भी पैसे सरेआम बांट सके। अगर वो बांट रहे हैं तो इंडिविजुअल कैंडिडेट और पार्टियां भी बांट सके जो पावर में नहीं है। ये नियम चुनाव आयोग बनाए, ये मांगे, जिससे ये चुनाव प्रभावित नहीं हो कि एक तरफा हो रहा है कि इनकी सरकार है बीजेपी की और उन्होंने केंद्र से और यहाँ से पैसे बंटवा दिए एक महिला के नाम और दूसरे अलग अलग तरीके से बंटवा दिए। ये मांग हमने की है। और आज जो कुछ भी रिजल्ट आए मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये सब इन्हीं वजहों से प्रभावित हुए हैं। ये प्रभावित आगे चल के जो चुनाव हो उसमें न हो, इसलिए ये छूट दी जाए, ये मांग की है। और इसमें बीजेपी सरकार ने जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं हो सकती, ये नियम ले आए। तो निर्भीक होके वो जो सरकार है उसकी मदद करता है, उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। हमने ये भी मांग की है कि जो SIR चल रहा है इसमें BLO की जिम्मेदारी हो, जो फॉर्म उसने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसको भरवाना और भरवा के सबमिट करना, जिससे कोई भी नाम नहीं छूटे। और इसके लिए आवश्यकता पड़े तो
इसकी तारीख भी बढ़ा दी जाए, क्योंकि अभी 18 लाख भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी की स्थिति है कि जो यहाँ 20 लाख बटे थे, लेकिन 18 लाख वो अभी उसका पता ही नहीं है, आए नहीं है, और दिन बचे हैं 10-12 दिन। तो ये पूरी जो प्रक्रिया चल रही है सर की, ये भी इफेक्ट करने जा रही है। वोटर्स ऐसा लग रहा है कि आधे भी रहेंगे कि नहीं, जितने 2023 में थे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए उनसे ये मांग की हमने, और मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को इन जो बिंदु हैं इस पे एक्शन लेना चाहिए। सिंगर जुबिन नौटियाल इंदौर पहुंचे, जहां फैंस ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर से उनका इंडिया टूर इंदौर से शुरू होगा और वे उज्जैन में महाकाल आरती में शामिल हुए। बॉलीवुड के फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल कल रात इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां फैंस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और सेल्फी लेने की होड़ लग गई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में आकर वे बहुत खुश हैं। जुबिन ने बताया कि उनका इंडिया टूर कंसर्ट 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है और वे इसकी शुरुआत इंदौर से करने जा रहे हैं। इसी का आशीर्वाद लेने वे आज सुबह उज्जैन पहुंचे और श्री महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती में शामिल हुए। दर्शन के बाद मंदिर समिति ने उनका सम्मान किया। जुबिन ने महाकाल मंदिर की भव्यता की सराहना करते हुए देशवासियों के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त की। इंदौर में महाकाल के दर्शन के लिए आया हूँ, भस्म आरती के लिए आया हूँ। महाकाल के आशीर्वाद से इंडिया टूर की शुरुआत कर रहे हैं। इंदौर में 14 दिसंबर को मेरा पहला शो है। आप सबको मैं निमंत्रित करता हूं, अपने परिवार के साथ आइए, और ये एक पारिवारिक शो है, आप लोग सब एंजॉय करेंगे बहुत। इंदौर में महिला शूटर से छेड़छाड़ के बाद पुलिस कमिश्नर ने बस ऑपरेटरों को सख्त निर्देश दिए। अब हर बस में ब्रेथ एनालाइजर और स्टाफ की अल्कोहल जांच अनिवार्य की गई। इंदौर में महिला शूटर के साथ बस में हुई छेड़छाड़ के बाद पुलिस कमिश्नर ने सभी बस ऑपरेटरों की बैठक लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब हर बस में ब्रेथ एनालाइजर अनिवार्य होगा और यात्रा से पहले ड्राइवर कंडक्टर की अल्कोहल जांच करना जरूरी रहेगा। बस स्टाफ की पूरी जानकारी संबंधित थाने में देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। कमिश्नर ने साफ कहा है कि किसी भी घटना या लापरवाही पर अब बस ऑपरेटर की सीधी जिम्मेदारी तय होगी और चौराहों पर अवैध रूप से बस रोकने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। आज हमने यहाँ पे जो हमारे शहर के इंटरस्टेट और लॉन्ग डिस्टेंस बस ऑपरेटर्स हैं, इनको यहाँ पे आमंत्रित किया था और इनसे चर्चा की गई है। टोटल 42 ऑपरेटर्स हैं जो संख्या इनकी जो बसें चलाते हैं, 2 से लेके 90 से ज़्यादा है, बड़े ऑपरेटर्स भी हैं। इनको जो पिछले कुछ दिनों में, पिछले कई दिनों से हम लोग जो देख रहे थे लगातार, और जो बस ऑपरेटर्स के द्वारा जो बसेज ऑपरेट की जा रही हैं, उसमें जो बेसिक सुरक्षात्मक सुविधाएं होनी चाहिए और जिनकी कई कमियां पाई गई हैं, उसके विषय में इनको अवगत करा दिया गया है। जैसे कि बसेस में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, केबिन में भी और पैसेंजर साइड में भी, और उन सीसीटीवी कैमरों का फीड इनका एक कंट्रोल रूम होना चाहिए जहां पे आना चाहिए, ताकि ये पूरी अपनी बसेज को मॉनिटर कर सकें। बसेस जब एक बार इंदौर शहर से प्रस्थान करती हैं और अपने गंतव्य स्थल के लिए, तो बीच में जो रुकने का इनका पॉइंट होता है वो भी पहले से डिसाइडेड है। उसके अलावा इनको कहीं नहीं रुकना चाहिए आकस्मिक परिस्थिति को छोड़ के। उसकी भी मॉनिटरिंग इनके द्वारा की जानी चाहिए ताकि ये कहाँ रुक रहे हैं इनको पता हो। साथ साथ इनको ये भी बताया गया कि अपने बसेस में ये ब्रेथ एनालाइजर रखें और चलते समय इनके ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर जब चलते हैं तो उसकी रीडिंग भी इनको मॉनिटर करनी चाहिए, और बस जब बीच में रुकती है तो उसके बाद भी उसकी रीडिंग लेके वहाँ से ये लाइव इनके साथ शेयर करें और उसके बाद वो चलें। तो कुल मिला के लगातार जो इनके ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर रहते हैं, उनकी जो स्थिति है, गाड़ी चलाने योग्य है नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सारी इनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इनको बस कंडक्टर, ड्राइवर, हेल्पर के द्वारा किसी भी हालत में किसी पैसेंजर को केबिन में बैठा के ट्रैवल नहीं करना है। कई बार वो अपनी सुविधा से कर लेते हैं, उनको एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करके। वो ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं होती है, कई बार वो ऑपरेटर की जानकारी में भी नहीं होता है। ये भी इनको बताया गया कि ये कदापि नहीं होना चाहिए। एक दो बस ऑपरेटर्स ने ये बात संज्ञान में लाई है कि कुछ लोग जो है वो किसी गलत प्रभाव में आके आ जाते हैं और फिर जो है बस में बैठने की जिद करते हैं। इनको बताया गया कि इसमें स्ट्रिक्ट रहें। अगर वो पैसेंजर लगता है कि वो किसी प्रकार से जो है वो योग्य नहीं है तात्कालिक रूप में बस में बैठने में, या उसको कोई परेशानी, दिक्कत है, या वो शराब का सेवन किए हुए है और ऐसा लगता है कि वो अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को परेशान करेगा, तो उसको कदापि उसमें ना बैठने दें। और अगर उनके साथ कोई ज़्यादा इसमें झगड़े-वगड़े करने की बात आती है तो संबंधित जगह की पुलिस मोबाइलें या पुलिस का उसमें सहयोग लें। इसके साथ-साथ इनको ये भी बताया गया है कि इनका जो मॉनिटरिंग का पूरा सिस्टम होता है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वो अगर कोई कमी है तो उसको ये पूरा कर लें। इसको 1 हफ्ते बाद
ऑन द स्पॉट जाके पुलिस टीम रिव्यू की करेगी और 1 महीने बाद जो है ये सभी हमारे जो संचालक हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उनको यहाँ पे बुला के उन्होंने क्या-क्या कार्रवाइयाँ की हैं और इनको अगर कोई कठिनाई आई तो उसको भी सुना जाएगा। भोपाल के कारोबारी दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की छापेमारी, करोड़ों की ठगी की शिकायत में दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए, ऊंचे मुनाफे का लालच देकर लोगों को निवेश कराने का आरोप। भोपाल के नामी कारोबारी दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर आर्थिक अपराध शाखा ने आज बड़ी कार्रवाई की। ईओडब्ल्यू की टीम ने चूना भट्टी और एमपी नगर स्थित दोनों ऑफिसों पर छापा मारकर कई दस्तावेज, लेन देन से जुड़े कागज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। दिलीप गुप्ता पर निवेशकों को ऊंचे मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए ठगने का आरोप है। शिकायत के अनुसार उन्होंने 10 रुपए के शेयर को 12,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू बताकर लोगों को गुमराह किया और बंद खातों के चेक तक दिए। ईओडब्ल्यू ने 1 महीने पहले मामला दर्ज किया था और अब जांच तेज कर दी गई है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।